Hello student, myself Dr. Sneha Babel, Assistant Professor Government Meera Girls College उदयपुर, बीकॉम सेकेंड ईयर के इनकम टैक्स पेपर के अंतर्गत आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, गत वर्ष व कर निर्धारण वर्ष। गत वर्ष में किसी भी असेसी करदाता के द्वारा इनकम कमाई जाती है व असेसमेंट ईयर कर निर्धारण वर्ष में उस असेसी के द्वारा प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम पर कर की गणना करके कर चुकाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर। आयकर अधिनियम की धारा 2 उपधारा 9 यानी सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अनुसार कर निर्धारण वर्ष का अभिप्राय उस अवधि से है जो कि 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त हो। जैसा कि मैंने बताया, बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए इस पूरे साल 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 ये पूरी अवधि कर निर्धारण वर्ष कहलाएगी, जिसे कि 2021 के रूप में जाना जाएगा। यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के मध्य में कोई भी असेसी अपने प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम आय पर कर की गणना करेगा। अब आता है वर्ड गत वर्ष, दैट इज प्रीवियस ईयर। आयकर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व वाले वित्तीय वर्ष को गत वर्ष कहा जाता है। उदाहरणार्थ, हमारा जो कर निर्धारण वर्ष था वो है हमारा 2021। तो इस फाइनेंशियल ईयर से जस्ट पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है, जिसे हम बोलेंगे 19-20, इस फाइनेंशियल ईयर से जस्ट पहले का जो वर्ष है, यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को इस साल पूरे साल ध्यान रखना है कि उनका प्रीवियस ईयर रहेगा 19-20, उनका कर निर्धारण वर्ष रहेगा 20-21। जो उनका कर निर्धारण वर्ष है 20-21, वो उनके आने वाले जूनियर के लिए क्या बन जाएगा? प्रीवियस ईयर। और जो उनका प्रीवियस ईयर था 19-20, जो उनका प्रीवियस ईयर था, तो वो उनके जो पहले पास आउट हो चुके हैं स्टूडेंट, उनके लिए क्या था? कर निर्धारण वर्ष था। गोल्डन रूल, सामान्य नियम, जनरल नियम, जो आय कर का सबसे महत्वपूर्ण नियम है आय कर का, वो ये कहलाता है कि गत वर्ष की आय पर संबंधित कर निर्धारण वर्ष में ही कर लगता है। यानी किसी भी असेसी के द्वारा प्रीवियस ईयर 19-20 में तो इनकम अर्न की जाएगी और 19-20 में अर्न की गई इनकम पर संबंधित कर निर्धारण वर्ष, दैट इज असेसमेंट ईयर 2021 में उस पर क्या लगेगा? कर लगेगा। प्रीवियस ईयर जैसे नए व्यापार की स्थिति में या आय का नया साधन अस्तित्व में आने की स्थिति में जिस तिथि को नया व्यापार प्रारंभ किया जाता है या जिस तिथि को आय का नया साधन अस्तित्व में आता है, उस तिथि से वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तिथि की अवधि को गत वर्ष माना जाएगा। जैसे कि किसी भी असेसी मिस्टर अ के द्वारा अपना व्यवसाय 1 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया जाता है, तो उसका गत वर्ष प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि होगी। सामान्य नियम, गोल्डन नियम जो पढ़ा है हमने, जनरल रूल जो इनकम टैक्स का कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर पर ही टैक्स लगता है, पर इस नियम के कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। जो अपवाद हैं वो एक्सेप्शन सेक्शन 172, सेक्शन 174,
सेक्शन 174A और सेक्शन 175 एंड 176 आयकर अधिनियम 1961 की इन धाराओं के अंतर्गत ये अपवाद 5 बतलाए गए हैं। इन 5 अपवादों में हम यह कहेंगे कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होगी। प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपवाद नंबर 1, अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय, धारा 172, जो एनआरआई है, जो कि समुद्री जहाज शिप के माध्यम से बिजनेस करते हैं, तो अनिवासी करदाताओं को भारतीय बंदरगाह से सामान, पशु, डाक, यात्री आदि को ले जाने से ऐसे माल के लिए प्राप्त या प्राप्य राशि का 7.5% यानी 7.5% जहाज के मालिक की कर योग्य आय मानी जाती है और उसी पर कर लगता है जिस वर्ष वह उपार्जित की गई है, बशर्ते कि जहाज मालिक का कोई एजेंट जो है वह भारत में न हो। जहाज रवाना होने से पूर्व या जहाज का मालिक ऐसा प्रबंध करे जिससे कर का भुगतान एवं आय विवरणी 30 दिन के अंदर अंदर सरकार को प्राप्त हो जाए। अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार ऐसे व्यक्ति का कर निर्धारण गत वर्ष की समाप्ति के 9 माह के भीतर ही संपन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि वो एनआरआई समुद्री जहाज के द्वारा अब इंडिया से बाहर जा रहा है, तो जिस प्रीवियस ईयर में वो जा रहा है उसी प्रीवियस ईयर के अंदर अंदर उसकी इनकम कैलकुलेट हो जानी चाहिए और उस पर टैक्स की कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। तो इस नियम का अपवाद नंबर 1, प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा इस एनआरआई को, सेक्शन 172 के अंतर्गत। सेकेंड है हमारा भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय, सेक्शन 174। यदि कोई व्यक्ति भारत छोड़कर जा रहा है तथा उसका भारत वापस आने का कोई इरादा नहीं है, तो जिस वर्ष में वह भारत छोड़कर जा रहा है उस वर्ष का कर भी भारत छोड़कर जाने वाले वर्ष में ही चुकाना पड़ेगा। सेक्शन 174। सेक्शन 174 जो है वो ये बोल रही है कि यदि कोई असेसी परमानेंटली इंडिया छोड़ करके जा रहा है, तो परमानेंटली यदि भारत छोड़ कर जा रहा है तो उस पर्सन की इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? प्रीवियस ईयर में उस व्यक्ति की इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी जिस वर्ष वह भारत छोड़कर जा रहा है। थर्ड, ऐसे निकाय जो अल्प अवधि हेतु स्थापित किए गए हैं, सेक्शन 174A के अंतर्गत, तो कर निर्धारण वर्ष 4-5 से व्यक्तियों का संघ या समुदाय जो किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु स्थापित किया गया है तथा गत वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही समाप्त हो जाते हैं, जो कि बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए बने, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए यदि वो स्थापित किए जाते हैं, तो ऐसे निकाय जो हैं उस पर अगर उसी प्रीवियस ईयर में वो 4 महीने चला है तो 4 महीने के बाद में उसकी क्या हो जाएगी? इनकम कैलकुलेशन की जाएगी। तो ऐसे निकाय जो अल्प अवधि हेतु स्थापित किए गए हैं, सेक्शन 174A के अंतर्गत उन पे किया जाएगी, कर की गणना कर ली जाएगी। कर अधिकारी उस वर्ष में ही कर आरोपित कर देगा। फोर्थ, कर बचाने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण, सेक्शन 175। यदि आयकर अधिकारी की राय में कोई करदाता कर बचाने के उद्देश्य से अपनी संपत्ति अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करता है, तो ऐसी स्थिति में आयकर का निर्धारण तुरंत कर दिया जाता है। अब कोई असेसी में हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, फादर भी है, डॉटर भी है। हस्बैंड ऑन कर रहा है और वो वाइफ के नाम कर देता है, तो उसे संपत्ति का हस्तांतरण कर से बचाने के लिए किया। ऐसे में कर अधिकारी जो टैक्स है वो किस पे इम्पोज करेगा? हस्बैंड के ऊपर। सेम जो फादर है वो अपनी सन या डॉटर के नाम कोई प्लॉट कर देता है टैक्स से बचने के लिए, तो टैक्स अधिकारी कहता है कि इसमें टैक्स जो पे किया जाएगा वो फादर के द्वारा ही किया जाएगा। अंतिम है व्यापार बंद होने की दशा में, धारा 176। किसी भी करदाता के व्यापार या पेशे के बंद होने की स्थिति में उसका यह कर्तव्य बनता है कि
वह व्यापार बंद होने के 15 दिन के अंदर आयकर अधिकारी को इस तथ्य से अवगत करावे। व्यापार बंद होने की स्थिति में गत वर्ष की समाप्ति की तिथि से निर्धारण वर्ष से व्यापार के समाप्त होने की अवधि को ही कर निर्धारण वर्ष के लिए या उस निर्धारण वर्ष के लिए गत वर्ष माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी द्वारा पिछले गत वर्ष की समाप्ति से व्यापार बंद होने की तिथि तक के लाभ की राशि की गणना की जाती है तथा कर निर्धारण का कार्य तुरंत संपन्न किया जाता है। ये थे कि कब इन 5 सिचुएशन में प्रीवियस ईयर पर ही टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। अदरवाइज गोल्डन नियम ये है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स हमेशा कब इम्पोज्ड होगा, असेसमेंट ईयर पे। अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इनकम आय। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 सबसेक्शन उपधारा 24 के अनुसार आय का अभिप्राय एक सामयिक मौद्रिक प्राप्ति से जो कुछ नियमितता से तथा कुछ निश्चित साधनों से उत्पन्न होती है। स्पष्ट रूप से आयकर अधिनियम में आय की परिभाषा नहीं बतलाई गई है, लेकिन 2 सबसेक्शन 24 में उन मदों का उल्लेख किया गया है जिन्हें आय में सम्मिलित किया जाता है, जिसमें कि लाभ, लाभांश, सरकारी वित्त संचालनों को छोड़कर पुण्यार्थ और धार्मिक संस्थानों को लाभ होता है, स्वैच्छिक अनुदान की राशि, अनुलाभ या वेतन, जो भी नियुक्त है वहाँ से उसे संचालक से जो भी प्राप्त हो रहा है, सेक्शन 28, 41 और 59 के अंतर्गत कर योग्य राशि, 45 के अंतर्गत कर योग्य लाभ। इस तरीके से कर निर्धारण वर्ष से कोई ग्रांट, नकद या प्रलोभन मिलता है। संबंधियों के अतिरिक्त अन्य किसी से उपहार, चल या अचल या कोई नकद राशि 50,000 रुपये तक तो कर मुक्त है, लेकिन इससे अधिक की होगी तो वो कर योग्य होगी। यदि उपहार व्यापारिक अथवा पेशेगत संबंधों के कारण प्राप्त हो तो सदैव कर योग्य होगा, चाहे 50,000 से कम हो। तो इस तरीके से किसी भी राशि को हम आय मान रहे हैं तो हमें निम्नलिखित तथ्य देखने होंगे कि उस आय का साधन क्या है, उस आय की नियमितता जो है वो किस तरीके से है, वह आय मुद्रा के रूप में है, आय बाह्य साधनों से प्राप्त होनी चाहिए, अवैध या वैध कोई से भी साधनों से प्राप्त हो आय मानी जाएगी। आय के स्वामित्व संबंधी विवाद होने पर आय होती है। आय का उपयोग व आय का मोड। आयकर हेतु आय के निर्धारण के लिए 2 टॉपिक हैं, दैट इज आय का उपयोग और आय के मोड यानी एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम में अंतर समझना महत्वपूर्ण है। यदि करदाता आय का उपयोग अपनी इच्छा से करता है या हस्तांतरण करता है तो इसे आय का उपयोग कहेंगे। आय का उपयोग करदाता की आय मानी जाएगी तथा करदाता को ऐसी आय पर कर देना होगा। लेकिन यदि किसी अनुबंध के अंतर्गत करदाता द्वारा आय का कोई भाग अनिवार्य रूप से किसी व्यक्ति को चुकाया जाता है या कोई आय किसी दूसरे व्यक्ति को देने के प्रायोजन से प्राप्त होती है तो इसे आय का मोड कहेंगे। आय का जो मोड है वह करदाता की आय नहीं मानी जाती है, अतः इस पर करदाता को कोई भी कर नहीं देना होता है। यानी एप्लीकेशन ऑफ इनकम जो है वो तो टैक्सेबल होगी, आय मानी जाएगी और असेसी को उस पर टैक्स देना पड़ेगा। मीनवाइल डाइवर्जन ऑफ इनकम जो है उस पर असेसी को कर चुकाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह करदाता की आय जो है वह नहीं मानी जाती है। साथ ही प्राप्ति होने पर ही आय देय होगी, प्राप्ति के देय होते ही उसे आय मानी जाएगी। मूल्य वृद्धि आय नहीं है, संभावित आय को आय नहीं मानेंगे। आय में स्थायी और अस्थायी स्रोत हो सकते हैं। प्रथम बार प्राप्त होगी तो वह आय है, अन्यथा आगे उसको आय नहीं माना जाएगा। धर्मादा या गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट से प्राप्तियां होती तो आय है। किसी स्त्री को अपने पति के घर से कोई खर्च के लिए राशि प्राप्त होती है यानी पिन धन राशि, तो वो आय नहीं है। आय में हानि भी शामिल है। आयगत प्राप्ति व पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर है, क्योंकि जो आयकर प्राप्तियां हैं वो आय मानी जाएंगी और आयकर अधिनियम में कर मुक्त न हो, लेकिन सामान्यतः पूंजीगत प्राप्तियां आय नहीं मानी जाती हैं जब तक कि आयकर अधिनियम में इसके द्वारा स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। अब आय को सिद्ध करने का भार इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत जो आज हमने प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और आय के बारे में पढ़ा है, तो इसके अंतर्गत आय को सिद्ध करने का भार करदाता को किसी भी आय को आयकर विभाग यदि आय मानता है तो यह सिद्ध करने का भार आयकर विभाग का है
कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वह राशि आय है। इसके विपरीत यह सिद्ध करने का भार कि कोई आय आयकर अधिनियम के अंतर्गत आय नहीं है, ये किसका है? करदाता का है। यानी आयकर अधिकारी के ऊपर यह भार है कि वो उस असेसी के लिए प्रूव करे कि ये आपकी इनकम में टैक्सेबल इनकम है, इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपकी इनकम मानी जाएगी। लेकिन ये उत्तरदायित्व असेसी का है कि बताए कि ये मेरी इनकम ही नहीं है, अतः इनकम ही नहीं है तो उस पर टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होगी। तो आज की पूरी क्लास में इनकम टैक्स के अंतर्गत मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल के द्वारा आपको यह समझाया गया कि हमारा असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या होगा और किस तरीके से इनकम की डेफिनेशन होगी। इसी क्लास को हम आगे की जो हम नोट्स बनाएंगे उसमें भी उपयोग में लेंगे। तो आज सभी स्टूडेंट ये पूरी तरीके से क्लियर करेंगे कि इस पूरे साल बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए असेसमेंट ईयर क्या रहेगा, जो अभी मैंने यहाँ लिखा, डेट इज 20-21, और प्रीवियस ईयर क्या रहेगा, 19-20। थैंक यू।